नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रवाद का उदय स्कूल व्याख्याता का हमारा टॉपिक चल रहा था और आज का जो हमारा सेशन है ये क्लास नंबर 7, यानी कि इससे पहले 6 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले वाली क्लास में हमने उदारवादी चरण हमने कंप्लीट किया था, जो कि 1885 से लेके 1905 तक चला था। उदारवादी चरण के यानी कि नरम दल के नेता कौन कौन से हैं, उन पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। वो सेशन आपने देख लिया होगा। आज के सेशन में हम उग्रवादी चरण की बात करेंगे, जो कि उग्रवादी चरण चलेगा 1905 से लेके कहाँ तक, 1919 तक, जिसमें हम कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग, बहुत कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं उग्रवादी चरण में। ठीक है, तो इससे पहले के जो हमारे 6 सेशन हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो चर्चा को हम स्टार्ट करें। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पर आपको मिलेगी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं, उग्रवादी चरण को हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके टेस्ट आप रेगुलर बेस पे दे रहे हो ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद का उदय, जो कि 1858 से 1919 तक है ना, इसके मैंने 12 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। राष्ट्रवाद का उदय 1 2 3, फिर कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, तो ये 12 टेस्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं। जितनी भी मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली है, हर क्लास का टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और आगे भी सभी टॉपिक के टेस्ट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज में उपलब्ध रहेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें, जो कि एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उग्रवादी चरण की शुरुआत करते हैं, और उग्रवादी चरण की डेट क्या हो जाएगी जी, 1905 से लेके कहाँ तक चलेगा ये, 1919 तक। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझने का प्रयास करेंगे हम। ये रूपरेखा हालांकि मैंने पहले समझा दी है, कुछ एक दो महत्वपूर्ण तथ्य पहले मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि उग्रवाद का जनक किसको मानते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है उग्रवाद का जनक। इन्हीं के उपनाम हैं दोस्तों, इनको भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, इनको ही मिस्टर ब्लंट भी कहा जाता है, उपनाम है इनके। तो उग्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक, और ये कौन है, गरम दल के नेता है। इन पर अभी हम विस्तृत चर्चा आपके साथ आगे करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को क्या कहा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, और मुख्यतः ये बात किसने कही, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है जी, अच्छा जी, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। ये सब मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझा दिया था कि नरम दल किस बेस पे कार्य करता है, उसकी विचारधारा क्या है। वैसे ही गरम दल, फिर उसके बाद क्रांतिकारी, और फिर गांधीवादी, इन पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी, दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। दो तीन महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहां से क्या है। कांग्रेस के नरम पंथियों एवं गरम पंथियों में 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच में मतभेद होने लगा। कांग्रेस के अधिवेशन आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों, और कांग्रेस का विभाजन कब होता है, उनका साथ कब छूटता है, 1907 में साथ छूट जाता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है भाई, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम और नरम दल में। मतभेद तो 1905 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन फिर विभाजन फाइनली 1907 में जाके हो जाता है। अच्छा जी, गरमपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर इससे देश के अन्य भागों में भी पहुंचाना चाहते थे। गरमपंथी
गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते, जबकि नरम दल के नेता, नरम पत्ती, इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मतभेद का कारण है। आगे मैं आपको इनके मतभेद के दो कारण और आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो ये कारण था। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। याद है आपको, इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको नोट करवाए थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने। तो यहाँ पर 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाना चाहते थे, इसको लेकर भी विवाद हुआ था। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष चुन लिए जाने से यह विवाद उस समय तो समाप्त हो गया। गरमपंथियों के प्रयास से कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अपने नोट्स में आप जरूर नोट करें। जहाँ पे मैंने कांग्रेस के अधिवेशन आपको नोट करवाए थे, वहीं पे आप लिखें इस बात को कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव, ये 4 प्रस्ताव ध्यान रखें आप, इसको आप अधिवेशन वाले नोट्स में नोट करना है कि 4 प्रस्ताव रखे गए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है बात। तो ये एक मतभेद का कारण था कि ये केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे आंदोलन को, जबकि गरम दल के पूरे भारत में इसको फैलाना चाहते थे। दो अन्य कारण और है, जैसे उदारवादियों द्वारा किए जा रहे प्रार्थना, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, यहाँ पे ये रहे याचना, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, कोई आंदोलन नहीं। तो इससे क्या हो गए थे, जो गरम पंथी जो विचारधारा के जो नेता थे वो परेशान हो गए थे कि इनसे कुछ नहीं होना, ये तुमने काफी करके देख लिया, 1885 से लेके 1905 तक आपने ये खूब कर लिया, लेकिन हमें कोई ठोस चीज अभी तक नहीं मिली है। बस आप केवल ज्ञापन दे देते हो, उसके बदले में कोई कार्यवाही होती है नहीं होती है, वही अदर जूल वाली स्थिति चलती रहती है। तो उदार दल के जो नेता थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, कौन, गरम दल के नेता। तो ये भी एक रीजन था। उग्रवादी चरण का गठन क्यों हुआ, उग्रवादी नेता क्यों उभर के आए कांग्रेस में 1905 के समय में, क्योंकि नरम दल के नेताओं से कार्य नहीं हो रहा था, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी और कोई विशेष परिणाम भी निकल के नहीं आ रहा था, है ना। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना जनता के द्वारा भी होने लगी कि कोई मतलब वाली बात नहीं है, कब तक हम ये प्रार्थना करते रहेंगे, अब हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। तो इस वजह से किसका प्रारंभ हुआ दोस्तों, गरमपंथी विचारधारा सामने आई। और इसके बाद से बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता हैं वो कांग्रेस में उभर के आए और छाए रहे फिर, है ना। बाकी अभी आगे हम समझेंगे इनकी पूरी विस्तारपूर्ण बातें, विस्तार पूर्वक हम समझेंगे, ठीक है। चलो साहब अब हम बात करते हैं गरम दल के नेताओं के बारे में, थोड़ा सा अब हमें जान लेना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने नरम दल के नेताओं के बारे में जाना, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और भी कई, फिरोज शाह मेहता। अब इनके बारे में भी थोड़ी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। गरम दल के नेताओं में दोस्तों लाल बाल पाल का नाम आप सुनते हो, ये रहे लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और एक नेता और आते हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। तो ये हो गए गरम दल के नेता। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय हैं, जिनको शॉर्ट में लाल बाल पाल हम बोलते हैं, अगर आप अपना स्कूल व्याख्याता का सिलेबस देखोगे तो ये टॉपिक तीनों मेंशन है यहाँ पे, लाल बाल और पाल। तो ये मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैंने भगत सिंह का टॉपिक पढ़ाया है आपको, सुखदेव की क्लास ली है, सेपरेट क्लास ली है, इंडिविजुअल क्लास ली है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक ऐड कर रखे हैं। वैसे ही मैं आपको लाल बाल पाल की सेपरेट क्लास में बहुत डिटेल में जाके इनका सेशन में करवाने वाला हूँ। लेकिन हम उग्रवादी चरण पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें
हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए इनके बारे में आगे, हालांकि मैं डिटेल में और पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, त्रिमूर्ति यानी कि लाल, बाल और पाल को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति कहते हैं। एक डायरेक्ट बात पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए। अब समय आ गया है इन गरम दल के नेताओं को, अब हम थोड़ा सा समझना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, देखिए मैं आपको स्टोरी पूरी पढ़ के सुनाऊंगा और जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी उसको मैं हाईलाइट करूँगा। बाकी ये सारे पीडीएफ में नोट्स आपको मिलेंगे कपिलांश एकेडमी एप्लीकेशन पे, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख लीजिए। आगे मैं आपको नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी बता दूंगा, हालांकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाकर उन्हें संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयास किया। ठीक बात है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। ठीक है। लोग उन्हें लोकमान्य कहते थे। एक तो ये बात ध्यान रखोगे साहब, इनका एक तरीके से ये क्या हो गया, उपनाम हो गया। क्या उपनाम हो गया? लोकमान्य भी इनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को। तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ। तो ये बात जन्म से रिलेटेड बात भी आप देख लेना, हालांकि डिटेल से मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा में थे। तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ये बात भी देख लेना, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने पूना में। ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित रहे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित रहे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इन्होंने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से दो समाचार पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, और दूसरा केसरी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये समाचार पत्रों के नाम आपको याद रखना है। क्या क्या नाम हो गए साहब? एक तो हो गया मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, और दूसरा हो गया केसरी। क्लियर है यहाँ तक की बात? वापस से रिपीट कर देता हूँ। लोकमान्य इनका उपनाम है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के ब्राह्मण परिवार में 1858 में इनका जन्म हुआ। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इस उद्देश्य से ये काम की बात है अब हमारे लिए। 93 में 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1896 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं वापस से, 1893 में कौन सा? गणेश उत्सव। ठीक है, और दूसरा क्या है? 1896 में कौन सा? शिवाजी उत्सव। इन्होंने ही प्रारंभ किया था दोस्तों। क्यों किया? लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से। इन्होंने युवाओं के नैतिक एवं शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब। ठीक है ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। आगे चलता हूँ। 97 ईस्वी में इन्होंने फ्लैग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने एवं उनके दुर्व्यवहार का समाचार अपने अखबार में छापा। 27 जून 1897 को दो प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी। ये दो अंग्रेजों के नाम ध्यान रखने हैं आपको, रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टर्ट। क्या नाम है इसका? एयरस्ट, एयरस्ट। ठीक है, की हत्या कर दी। किसने की? चापेकर भाइयों ने। दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी। चापेकर बंधु आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो इन्होंने हत्या कर दी। रैंड और ये दूसरा लेफ्टिनेंट। नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के अपराध में उन्हें 18 माह की कारावास की सजा दी गई। ठीक है ना? तीन बातें, अभी तीन चार बातें मैंने अंडरलाइन की है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना?
ये सारी बातें आरबीएससी की हैं, आरबीएससी का कंटेंट है, तो इनको आप सीरियसली लें। अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं। तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, जान ही चुके हैं आप। वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना के मार्ग के स्थान पर संघर्ष का मार्ग अपनाने के पक्षधर थे। और ये बात हम जानते हैं कि भी जो नरमपंथी विचारधारा के लोग हैं वो याचना का मार्ग अपनाते हैं। गर्मपंथी विचारधारा के लोग डायरेक्ट संघर्ष करते हैं सरकार से। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो हमने स्कूल में काफी पढ़ा है कि ये पंक्ति किसने कही है, बाल गंगाधर तिलक ने कही है। तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज्य की बात की इन्होंने, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की इन्होंने बात कही। 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और तिलक को कांग्रेस से पृथक होना पड़ा। जानते हैं आप, तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लोग उन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते थे। अंग्रेजों ने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गर्म पंथियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1908 ईस्वी में उन्हें जब 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से क्रांतिकारी का संबंध कौन से जेल से है, समझ रहे हो, सुमेलित करने में आ जाते हैं। तो बर्मा के मांडली जेल में गए थे तिलक साहब। जब जनता ने इसका विरोध में जुलूस निकाला, तिलक ने कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। ये बात किसने कही, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रख लेना, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा। समझ में आ गई बात सभी को? ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए चलें। बर्मा के मांडले जेल में इनको भेजा गया था। मांडली जेल में इन्होंने गीता रहस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। ये दोनों पुस्तकें याद कर लेना। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तिलक 1914 ईस्वी में मांडली जेल से छूट गए सर। इन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में हुए 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद करिए, लखनऊ समझौता 1916 का अधिवेशन, जो अलग हुए थे वापस एक हो गए, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया। ये पढ़ेंगे अभी हम आगे, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताने पर तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया। ये बात पता होनी चाहिए आपको। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक बताया, तिलक को बताया। ये छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है। किसने कहा कि तिलक भारतीय शांति का जनक है, वैलेंटाइन चिरोल ने। चिरोल ने किसको कहा, किसमें कहा, ठीक है। इसके लिए फिर ये लंदन भी गए थे मानहानि का केस करने। इस उद्देश्य से वो लंदन भी गए। 1920 ईस्वी में इनके निधन से पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया था। 1920 में इनका निधन हो गया था, यानी कि इनकी जर्नी कहाँ से लेके 1858 से लेके 1920। जन्म कब हुआ था, 58 में ही हुआ था ना, देख लेते हैं वापस। सॉरी, 56 में हुआ था, 56 में। ये लीजिए सर, गलत लिख दिया मैंने। तो 1856 से लेके 1920 तक का इनका जीवन का सफर रहा। ठीक है जी। आ गई क्या बात समझ में? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी, ये मैंने आपके सामने पेश कर दी है। मेरे ख्याल से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बाद अब हम चलते हैं लाला लाजपत राय जी की तरफ। जन्म हुआ इनका 1865 में। कहाँ पे हुआ, पंजाब में हुआ।
इनके उपनाम क्या है? इनको पंजाब केसरी कहते हैं, शेरे पंजाब भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए जो महत्वपूर्ण है, एक तो है पीपल, पीपल, और एक है पंजाबी। ये लाहौर से निकाले थे इन्होंने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, लाला लाजपत राय जी की मैं सेपरेट क्लास लूंगा, जहाँ पर बहुत हम विस्तार से बात करने वाले हैं, एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी केवल ठीक है, एक परिचय आपको मैं दे रहा हूँ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं गरम दल के नेता, इसलिए एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। और इनकी सेपरेट क्लास में ऐसे ही लूंगा, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो मैंने भगत सिंह की एक सेपरेट क्लास ली है पूरी, जिसमें 35 मिनट तक भगत सिंह जी के बारे में हमने चर्चा की है। तो वैसे ही डिटेल आप चर्चा आपकी रहेगी, है ना, सेपरेट। लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं अभी हम। तो ये उपनाम हो गए, समाचार पत्र हो गए। इनकी पुस्तकें देखिए, अनहैप्पी इंडिया ये इन्हीं की पुस्तक है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया ये इनकी पुस्तकें रही है। और साइमन कमीशन के विरोध में, याद है प्रदर्शन हुआ था 1928 में, तो उसमें लाला लाजपत राय जी भी शामिल थे, याद करिए आप। फिर लाठियां बरसाई गई थी, एक लाठी इनके सिर पे लगी थी, घायल हो गए थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। फिर उसके बाद जो हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह जी और उनके साथियों ने मिलकर सोचा कि भी बदला लिया जाएगा, याद करिए, स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी और फिर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब आपने अगर मेरी पहले की क्लासेस देखी होगी तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, रिमाइंड कर पा रहे होंगे, और मज़ा आ रहा होगा आपको कि हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा था हमने। जब दोबारा रिवाइज होता है, क्रॉस कनेक्शन होता है, तभी हमें इतिहास की बातें याद होती है। तो ये साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए थे, प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें लाला लाजपत राय जी की। फिर उसके बाद है विपिन चंद्र पाल। 1858 में इनका जन्म हुआ है, हबीबगंज में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। पेशे से ये दोस्तों पत्रकार थे। इनके समाचार पत्र में एक नाम आता है न्यू इंडिया का। न्यू इंडिया का संबंध किससे है? विपिन चंद्र पाल से है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं विपिन चंद्र पाल की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी, विपिन चंद्र पाल जो थे वो गांधी जी के विचारों के क्या थे? आलोचक थे। वो कहा करते थे, विपिन चंद्र पाल कहा करते थे गांधी जी को कि आपके विचार बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों से संचालित हो, और ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते। ये बात कहा करते थे विपिन चंद्र पाल। आलोचक थे गांधी जी के विचारों के ये। ठीक है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी आगे विस्तार से। फिलहाल दो तीन बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ अरविंद घोष की तरफ। 1872 में इनका जन्म हुआ है कोलकाता में। हम मेरी बात ध्यान रखना, अरविंद घोष आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है। जैसे भगत सिंह आपके सिलेबस में डायरेक्ट हैं, लाल बाल पाल हैं, तो उनके डीओ भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे अरविंद घोष आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट बात जरूरी नहीं कि इसको याद करें आप। वो पूछेगा तो जो सिलेबस में है उनकी ही पूछेगा आपसे। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप स्किप करें, क्योंकि दिमाग की भी क्षमता लिमिटेड है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। डीओ भी जरूरी नहीं है, और एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि भी हाँ ये भी गर्म दल से संबंधित हैं। ठीक है जी। और इनका एक जिक्र आता है 1908 के अलीपुर बम कांड में। इसको हम पढ़ेंगे जब क्रांतिकारी घटनाओं का आपके टॉपिक है, तब वहां पर मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो उसमें इसका इनका नाम आता है अरविंद घोष का। और ये योगी थे, कवि थे, भारतीय दार्शनिक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे अरविंद घोष। एक इम्पोर्टेंट बात और है इनकी, ये बात लिखी हुई है आरबीएससी 12th क्लास की बुक में, इसलिए मैंने ये बात विशेषकर आपको लिखवाई है। 12th की बुक में लिखा हुआ है। अरविंद घोष ने 93-94 में इंदु प्रकाश अखबार में, ये एक अखबार का नाम है, अखबार में इसके जो संपादक थे केजी देश पांडे के आग्रह पर
ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर देते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख प्रकाशित किया था। ये सीरीज इन्होंने प्रकाशित की थी और इस सीरीज में, इस लेख में उदारवादी राजनीति की इन्होंने की थी दोस्तों आलोचना, इंदु प्रकाश नामक अखबार में। ठीक है, तो इस बात को भी देख लेना थोड़ा सा। तो ये हमारे गरम दल के नेताओं की बेसिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताई जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आपको गरम दल भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन में जितने भी मैंने टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का कोर्स है। इसको आप खोलेंगे तो इसके कंटेंट में आपको हर टॉपिक के अच्छी संख्या में टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी शानदार प्रैक्टिस होगी। यहीं पे देखिए यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर है, इसको आप खोलेंगे तो सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ओपन करके ये जो टेस्ट है राष्ट्रवाद का उदय, इसमें देखिए मैंने बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप ये सारे टेस्ट दोगे। और इन प्रश्नों, ये जो टेस्ट के जो प्रश्न हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैंने डाले हैं फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हुए। आपको अच्छे स्तर के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल यहीं पर अब हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद जो अब हमारा सेशन रहेगा उसमें हम बंगाल विभाजन को कवर करेंगे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, कांग्रेस का विभाजन, लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग, होम रूल, ये सब कुछ हमारा सफ़र चलेगा 1905 से लेके 1919 तक का। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आप कंप्लीट करिए। अब आगे की क्लासेस बहुत स्पीड से चलेगी, तो रेगुलर बेसिस पे आप कंप्लीट करिए सेशंस को। जो भी मॉक टेस्ट है उनको आप लगाइए, ताकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा। बाकी 1 डेढ़ महीने में मैं आपका पूरा करवा दूंगा इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ताकि फिर आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद फिर दूसरा सेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे राजस्थान हिस्ट्री वाला, है ना। तो साथ में आप कंप्लीट करते हुए चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।